नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लीगल लिटरेसी नो योर राइट्स में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम आपको विभिन्न विषयों पर कानूनी जानकारी देते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं यातायात नियमों को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कानून पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी गेस्ट हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी भी जुड़ी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। मैम, भारत में यातायात नियमों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून क्या है? जी, हमने इस कानून पे पहले भी चर्चा की थी, लेकिन इस कानून के दूसरे पहलू पे चर्चा की थी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है दुर्घटनावश, रोड दुर्घटनावश, तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं वो क्यों जरूरी होते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट की हम आज डिस्कशन करेंगे, जिसका इंपॉर्टेंस ऐसे आप समझ सकते हैं कि गाड़ी लेकर के आप निकलते हैं घर के बाहर। आज की डेट में हर घर में 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हर दूसरे घर में 4 व्हीलर है, कई बड़े वाहन भी हैं। आप ट्रैफिक जाम में कई बार फंस भी जाते हैं। तो क्या जरूरी होता है कि कैसे नियम कानून है, अगर सब नियमों से अगर चलते हैं तो उनको कैसे उनकी लाइफ इजी हो जाएगी और कैसे जो है आपको कम डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, कैसे आप चालान से बच सकते हैं और कैसे आपके साथ अगर गलत करता है कोई भी, अगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है, ट्रैफिक हवलदार जो है, अगर आपके साथ कुछ गलत करता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, रेमेडीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो प्राथमिक कानून है हमें, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट ही है 1988 का, उसके रिसेंट अमेंडमेंट के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे 2019 का। बेसिक तौर पे हम मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जी मैम, मोटर वाहन अधिनियम के जो प्रमुख उद्देश्य है, किस तरह से हम समझ सकते हैं प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से इसके हैं? जी, आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि आप अपनी गाड़ी लेकर के रोड में निकले हैं और वहां पे ना कोई नियम है, ना कानून है, ना ट्रैफिक रूल्स है और सबको एक साथ रोड्स को क्रॉस करना है, चौराहे पे भी और आपके रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं, हर तरफ से आ रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये अगर ऐसी सिनेरियो आती है तो क्यों आती है? क्योंकि इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो इस चीज को इंश्योर करना, जो की ऑब्जेक्टिव मोटर व्हीकल एक्ट का है, वो यही है कि रोड सेफ्टी को इंश्योर करना। अगर आप पैदल यात्री हैं या आप साइकिलिस्ट हैं तो आपकी सेफ्टी, आपके राइट्स क्या क्या हो सकते हैं, उस चीज को रेगुलेट करना। साथ ही साथ व्हीकल का जो एमिशन होता है वो सेफ्टी मेजर में कितना होता है, एयर पोल्यूशन जिससे रिड्यूस किया जा सके, वो उस चीज को देखना। साथ ही साथ लाइसेंसिंग व्हीकल्स के, ड्राइवर्स के, ये सब चीजों की लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज को रेगुलेट करना। इसी तरीके से नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, आजकल आप देखते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से ही आपको चालान आ जाता है। तो इस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना, ट्रैफिक लॉज को बनाना, ये सारा कुछ उद्देश्य मोटर व्हीकल एक्ट का है। जी अमित। मैम, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर क्या दंड मिल सकता है? जी, आजकल आप देखते हैं छोटे बच्चे भी गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं, 4 व्हीलर लेकर निकल जाते हैं, 2 व्हीलर लेकर निकल जाते हैं, उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, फिर भी वो गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। तो इसमें एक फाइन का प्रावधान है, पेनल्टी दी गई है, 5,000 तक का उसमें जुर्माना होता है। और उसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास लाइसेंस है और आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो उतने समय तक के लिए आपकी जो गाड़ी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। और जब्त करने के बाद में जब तक आप वैलिड लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, आपकी गाड़ी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरीके का भी प्रावधान इस एक्ट में। जी अमित। जी मैम, भारत में सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर क्या नियम निर्धारित किए गए हैं? जी, मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो सीट बेल्ट मैंडेटरी कर दिया गया, ये हम सबको पता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो 1,000 रुपीज पर पर्सन पेनल्टी इसमें इम्पोज की गई है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो 1,000 रुपए तक का उसको फाइन भरना पड़ सकता है। और ये जरूरी इसलिए भी है कि सीट बेल्ट लगाने से आपकी सेफ्टी ज्यादा हो जाती है, इंश्योर हो जाती है, इस वजह से इस प्रावधान को लाया गया। जी अमित। मैम, नशे में गाड़ी चलाते हुए यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है तो क्या सिर्फ जुर्माना उसके लिए निर्धारित है या फिर कारावास भी हो सकता है? जी, अब इसके लिए हमें मेजरमेंट जो है, वो जो स्केल है उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 30 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में अगर ये है, इसे एक्सीड कर जाता है, तब आपके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइव का जो केस है वो इम्पोज किया जा सकता है। इसमें कारावास का भी प्रावधान है। जैसे अगर प्रथम बार अगर कोई व्यक्ति ड्रंक एंड ड्राइव के अपराध में
पकड़ा जाता है तो उसको 10,000 तक का जो फाइन है वो इम्पोज किया जा सकता है और 6 महीने तक का जो कारावास है वो गुजरना पड़ सकता है। और द्वितीय बार अगर सेकंड ऑफेंस या सब्सिक्वेंट ऑफेंस में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको 15,000 तक का फाइन और साथ ही साथ 2 साल तक का कारावास भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए, बस इस एक्ट के उल्लंघन भी आप ना करें, इसके लिए आप इंश्योर करें आप ड्रंक एंड ड्राइव ना करें। जी मैम, शहरी क्षेत्रों में कारों की गति सीमा क्या निर्धारित की गई है? जी, आप जनरली देखते हैं हॉस्पिटल एरियाज, स्कूल एरियाज में ज्यादा स्लो है, लेकिन अर्बन एरियाज जहाँ शहर की बात हम करते हैं तो 50 किलोमीटर पर आवर के एमपीएच की जो स्पीड है वो निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा आप स्पीड ना करें तो ही आपके लिए आप अधिनियम के अंतर्गत आप जा रहे हैं, अदरवाइज आप एक्सीड कर रहे हैं तो आप उल्लंघन कर रहे हैं इस एक्ट का। जी अमित। जी मैम, वाहनों को ओवरटेक करने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन हमें करना होता है? जी, अब ओवरटेकिंग की जहां तक बात है तो राइट साइड से ही ओवरटेक आपको करना है, क्योंकि आप जो नए ड्राइवर्स है आप देखते हैं कहीं से भी ओवरटेक कर रहे हैं और सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि सामने कोई दूसरा व्हीकल भी आ रहा है या सामने से दूसरे अदर साइड से कोई व्हीकल आ रहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान रख के ही आप ओवरटेक करें। इस चीज को आप अगर ड्राइविंग स्कूल जाते हैं तो ये भी आपको बताया जाता है, लेकिन अगर आप ओवरटेक करने में भी अगर आप करते हैं उसमें भी आपको पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका उद्देश्य बस यही है कि हम आपको सारे लॉस टुकड़ों टुकड़ों में बता दें ताकि आप प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होते हुए अपने ट्रैफिक को, अपने जो यातायात चीजें हैं उनको आप रेगुलेट करें। जी अमित। जी मैम, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर क्या दंड मिलता है? जी, आजकल हम लोग देखते हैं कि कार्स में एक सिस्टम है हैंड्स फ्री वाला, तो वो चीज अलाउड है, बट अगर आप मोबाइल फोन का, वो भी एक दायरे तक अलाउड है, अगर आप मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाते हैं और मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं तो आपको 5,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है। तो ये भी आपकी सेफ्टी के लिए ही है। और आप अगर मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ड्राइविंग से, क्योंकि ड्राइविंग एक कंप्लीट अलर्टनेस वाला काम है। तो इसीलिए आप जनरली मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, अगर करते हैं तो आपको 5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी मैम, दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट के उपयोग के संबंध में किस तरह के नियम इस अधिनियम में बताए गए हैं? जी, जनरली हमने देखा था कि मुहिम चली थी कि हेलमेट पहनना है और इसका एक स्टैंडर्ड भी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी हेलमेट यूज करें, इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा अप्रूव्ड हेलमेट्स का ही आप प्रयोग करें। साथ ही साथ आप चेन स्ट्रिप से जो हेलमेट को लॉक किया जाता है उसका भी प्रयोग करें, ये भी बताया गया है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो इसमें 1,000 रुपए तक का जुर्माना और आपकी ड्राइविंग लाइसेंस का 3 महीने तक का सस्पेंड, डिस्क्वालीफाई कर देना, ये भी पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है आपके अगेंस्ट में। जी मैम, लाल बत्ती पर रुकने का क्या कुछ नियम बताया गया है? जी, अब ये बेसिक का स्कूल, जब आप स्कूल जाते थे तब भी ये चीज बताया गया था कि स्टॉप, लुक एंड देन गो। तो यही प्रावधान यहाँ पर है कि आप लाल बत्ती पर रुके। आजकल आप देखते हैं कि लाल बत्ती को भी कई लोग क्रॉस कर देते हैं, तो उसके लिए भी पेनल्टी का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया है, वो भी 1,000 रुपए तक का जा सकता है। तो आप जनरली रेड लाइट को जंप ना करें, ये भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। जी अमित। जी मैम, यात्री क्रॉसिंग जो होती है, जो कि हम पैदल करते हैं, क्या इसके लिए भी कोई नियम इसमें बनाए गए हैं? जी, आप जेब्रा क्रॉसिंग देखते हैं और आपने आजकल आप देख रहे होंगे कि पैदल यात्रियों के लिए भी एक सिग्नल लगने लगा है। तो उस चीज को आपको ऑब्लाइज करना है, आपको इंश्योर करना है कि अगर आप 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग में उसको टच नहीं करना। उससे पहले की एक पट्टी होती है टू पैदल यात्री और साइकिलिस्ट। जी अमित। जी मैम, कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं उनमें जरूरत से ज्यादा सामान भर दिया जाता है, तो क्या ओवरलोडिंग के लिए भी इसमें कोई दंड जो चालक है या फिर वाहन का मालिक है उसे मिल सकता है? डेफिनेटली, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में आप देखते हैं ट्रक्स, ट्रॉलीज, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर ओवरलोड हो रही है वो गाड़ी और उसमें पेनल्टी जो है वो 20,000 तक की हो सकती है। और अगर एक्स्ट्रा टन आपने लोड कर दिया है तो उसमें भी 2,000 रुपए पर टन आपको पेनल्टी इंपोज की जा सकती है आपके अगेंस्ट में। साथ ही साथ ये आपका जो व्हीकल है उसको भी जब्त कर लिया जाता है जब तक कि आप एक्स्ट्रा लोड जो है उसको हटा ना दे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस वालों के लिए ये लॉ पता होना जरूरी है कि आपको एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं करनी है। जी मैम, नो पार्किंग जोन में पार्किंग के क्या नियम बनाए गए हैं? जी, सबसे पहले तो नो पार्किंग जोन में आप बिल्कुल भी अपनी गाड़ी खड़ी ना करें। आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी डेफिनेटली जब्त हो जाती है और जब्त होने के बाद में आपको उसको छुड़वाने के लिए अलग से मुचलका बहुत सारे उसमें लंबे प्रोसीजर से आपको
गुजरना पड़ता है, तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा फाइन भी देना पड़ सकता है। और ये फाइन वैरी करता है स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट का अलग अलग नियम कानून है जिसमें आपको ये फाइन अमाउंट जो है वो वैरी करता है। जी मैम। ये है। और अगर आप अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में अगर आप हाई बीम यूज करते हैं तो वो सामने वाले जो ड्राइवर है उनकी विजन को ब्लॉक कर देता है, वो कुछ समय के लिए उस ड्राइवर को नहीं दिखता है, तो इस वजह से एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। इसको बोला गया है कि आप जहां नेसेसरी हो, हाईवे हो या जहां पे बिल्कुल ही विजिबिलिटी नहीं हो रही है, तभी आप हाई बीम का प्रयोग करें, अदरवाइज आप हाई बीम का प्रयोग नॉर्मल अपने सिटीज में और इसमें ना करें। जी अमित। जी मैम। मैम, वाहन बीमा कराना भी बहुत अनिवार्य होता है, लेकिन अगर किसी का बीमा एक्सपायर हो चुका है, रिन्यूअल उसने नहीं कराया है या फिर बीमा ही नहीं कराया है, तो क्या उन्हें भी दंड मिल सकता है? जी, सबसे पहले आजकल आप जब भी गाड़ी लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस परचेज करना ही होता है, अदरवाइज तो वो गाड़ी आपको रिलीज ही नहीं की जाती है। क्योंकि आजकल मोटर व्हीकल एक्ट में आप क्लेम के, जैसे हमने एक इसी से रिलेटेड जब एपिसोड किया था तो हमने देखा था इंश्योरेंस एक्सपायर होने पे कितनी सारी चीजों कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाते हैं जो ड्राइवर और ओनर है उनको, क्योंकि इंश्योरेंस की लाइबिलिटी वहां खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इंश्योरेंस को प्रॉपर टाइम पे रिन्यू करें, क्योंकि आपको क्लेम मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपकी गाड़ी से अगर किसी की डेथ हो जाती है या इंजरी हो जाती है तो उसको भी कवर इंश्योरेंस कंपनीज करे। आपकी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है कि आप इंश्योरेंस करा के रखें अपनी गाड़ियों का। अगर आप नहीं कराते हैं तो इसमें प्रावधान है कि 2000 तक का फर्स्ट ऑफेंस में आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, आपको 3 महीने तक का कारावास भी इसमें आपको फेस करना पड़ सकता है। और अगर सब्सिक्वेंटली अगर यही चीज दोबारा होती तो आपको हायर फाइन्स, हायर इम्प्रिजनमेंट को भी फेस करना पड़ सकता है। तो आपकी सेफ्टी के लिए और पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा के रखें। जी मैम। मैम, लेन डिसिप्लिन क्या होता है और इसके नियम क्या है, और अगर इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? जी, जब लेन डिसिप्लिन की हम बात करते हैं कि एन नंबर ऑफ टाइम्स हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति लेन चेंज करने से पहले इंडिकेटर जो है वो नहीं देता है। तो ये जरूरी होता है कि अगर आप लेन चेंज करें तो आप इंडिकेशन दे, इंडिकेटर आप अपना ऑन करें और उसके बाद ही आप लेन चेंज करें। और अगर आप रॉन्ग साइड से चलते हैं तो आपकी पूरी लाइबिलिटी आपके ऊपर ही आती है, आपकी नेग्लिजेंस वहां शो होती है। तो ये जरूरी है कि आप प्रॉपर लेन में ही चले। अगर वन वे है तो आप अपने लेन में ही गाड़ियों को चलाएं। अगर आपको ओवरटेक करना है तो आप इंश्योर करें कि सामने से कोई और अन्य गाड़ी ना आ रही हो। तो ये लेन डिसिप्लिन का जो है वो प्रावधान है। आप अपने ड्राइविंग स्कूल में जब आप जाते हैं तो ये भी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो अपने लाइन में चले और ज्यादा स्पीडिंग ना करें, ये सारी चीजें इसका भाग है। जी अमित। जी मैम। हॉर्न के उपयोग के लिए भी क्या कोई नियम अलग से इसमें बनाए गए हैं मैम? जी, जब हॉर्न्स की बात करते हैं अननेसेसरीली आपको हॉर्न नहीं बजाना है, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा क्रिएट होता है। आप स्कूल जोन्स में, हॉस्पिटल जोन्स में, सेंसिटिव जो जोन्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होते हैं, वहां पे आपको हॉर्न बजाना प्रोहिबिटेड होता है। तो ये सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है और जहां नेसेसरी हो वहीं आप हॉर्न का प्रयोग करें, अदरवाइज आप हॉर्न का प्रयोग ना करें। जी अमित। जी मैम, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें हिट एंड रन जैसा ही वो ट्रीट होते हैं। कई बार ड्राइवर ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद वो रुका नहीं और फिर वो भाग गया, सामने जो पीड़ित है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया या फिर उसकी मौत भी हो गई। तो इन मामलों के लिए क्या किया जा सकता है? जी, इसमें आपने रिसेंटली प्रोटेस्ट देखा होगा जब हमारा नया कानून आ रहा था, उसमें ये चीज का प्रावधान आया था कि हिट एंड रन अगर कर देता है तो वो व्यक्ति जिसने सूचना भी नहीं दी है उसको भी कारावास फेस करना पड़ सकता है। तो वो इसीलिए है कि हिट एंड रन में व्यक्ति की जान ना जाए, उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ही इस कानून को लाया गया था। अब इसमें कारावास का भी प्रावधान है। अगर हिट एंड रन में अगर व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको कारावास और हैवी फाइन्स जो है वो इम्पोज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ नेग्लिजेंट ड्राइविंग, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की जो धारा है वो उसके अगेंस्ट में लगाई जा सकती है। अगर नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कॉन्सिक्वेंस में अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसमें कारावास कई गुना बढ़ जाता है। तो डेथ कॉज करना एक अपराध की श्रेणी में भी आ जाता है। सेकेंडली, आप कंपेंसेशन, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसको आप कंपेंसेशन भी देंगे। ये पैरेलली चल सकता है, आपके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर भी चल सकता है और कंपेंसेशन का जो वाद होता है, क्लेम का जो वाद होता है वो भी चल सकता है।
तो हिट एंड रन को काफी ज्यादा सीवियर माना गया है। सबसे ज्यादा सीवियर मोटर व्हीकल एक्ट में इसी चीज को देखा गया है। तो कंपेंसेशन के साथ साथ कारावास हो सकता है। इसीलिए जब भी आप ड्राइव करें जिम्मेदारी से करें, जो हमने चीजें डिस्कस की हैं इससे पहले उन सारी चीजों के कंप्लायंस में करें। जी अमित। जी मैम, कुछ ऐसे वाहन होते हैं जिनमें यात्रियों को ले जाया जाता है, लेकिन ये मालवाहक वाहन होते हैं, तो क्या इनके लिए कोई नियम बनाए गए या फिर ये पूरी तरह से प्रतिबंधित हम कह सकते हैं? जी, अब इसमें देखते हैं कि गुड्स व्हीकल जो है वो पैसेंजर्स को कैरी नहीं करता है। हम जनरली क्लेम ट्रिब्यूनल, जो मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिब्यूनल है, उसमें चीजें देखते हैं कि सामान कैरी करने वाले में भी कई सारे पैसेंजर जा रहे होते हैं और उसकी वजह से अगर घटना में एक्सीडेंट हो जाता है, पूरी पूरी लाइबिलिटी उसमें गाड़ी चालक और उसके ओनर की आ जाती है। तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी गुड्स की व्हीकल है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर और एक हेल्पर को रख सकते हैं और सामान को बस लोड कर सकते हैं। आप पैसेंजर्स को लोड नहीं कर सकते हैं। अगर आप वॉयलेट करते हैं तो इसमें आपकी गाड़ी कुर्की भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। और अगर आपके गाड़ी में दुर्घटनावश किसी पैसेंजर को इंजरी हो जाती है या फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा क्लेम का जो दावा है 166 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वो आपके विरुद्ध चलाया जा सकता है। जी अमित। जी मैम, आपातकालीन वाहनों के लिए किस तरह के नियम बनाए गए हैं? जी, आपातकालीन वाहनों की जब हम बात करते हैं कि अगर एम्बुलेंस आ रही है या फायर व्हीकल आ रहा है, ऐसे व्हीकल आ रहे हैं और वो सायरन बज रहा है, तो जो अन्य जो व्हीकल्स है वो उसको वो व्हीकल को रास्ता दे ताकि वो स्मूथ तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ये प्रावधान है। अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो आप उल्लंघन कर रहे हैं इमरजेंसी व्हीकल्स का और इसमें आपको फाइन भी, पेनल्टीज भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए जरूरी होता है कि जब भी कोई एम्बुलेंस जाए उनके लिए आप रास्ता छोड़ दें और कुछ समय के लिए अगर आपको रुकना पड़े आपकी डेस्टिनेशन में जाने के लिए, आपको लेट हो जाए कुछ समय का, तो आप उसको बियर करें, लेकिन उन वाहनों को जाने के लिए आप प्रॉपर वे प्रोवाइड करें। जी अमित। बिल्कुल मैम, यदि आप किसी मामले का उदाहरण दे सके तो भी बताएं कि किस तरह से इसका पालन करना इस अधिनियम का बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, खासकर जो वाहन चालक है उनके लिए। जी, ये काफी ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है। जब हमने पिछले एपिसोड में ये चीजों की डिस्कशन की थी कि अगर उल्लंघन होता है जब किसी व्यक्ति की, अगर आपकी गाड़ी से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो जितने समय तक वो जीवित रहता, इस चीज का और उसकी इनकम उस वक्त कितनी है और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसको कितना देना पड़ सकता है, सारी चीजों का कैलकुलेट करते हुए, साथ ही साथ उसके ऊपर निर्भर परिवार में अगर अकेला कमाने वाला है, उसके ऊपर निर्भर 4 व्यक्ति और हैं तो उनका भी प्रतिकर देना, तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन होते होते लाखों में, करोड़ों में भी दावा आपके विरुद्ध में चल सकता है। तो हमने ये सारे नियम कानून आपको इसीलिए बताए हैं कि आप मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसरण में ही अपनी गाड़ी का प्रयोग करें, चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें और अपनी तरफ से सारी चीजों को आप अप टू डेट रखें, इंश्योरेंस अप टू डेट रखें। अदरवाइज आपके विरुद्ध में ग्रेव फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कंपेंसेशन आपको काफी ज्यादा भरना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको क्रिमिनल चार्जेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। उसमें अगर आपके द्वारा रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की गई है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है और आपके द्वारा डेथ हो गई है तो आपको कारावास भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपने आसपास और लोगों को भी अवेयर करें और खुद भी अवेयर रहें कि आपको एक्ट के अनुसरण में ही अपनी गाड़ी को चलाना है। जी अमित। बिल्कुल मैम, कई बार पुलिस चेकिंग के दौरान काफी विवाद भी देखने को मिलते हैं। ये विवाद क्या इसलिए होते हैं क्योंकि कई बार जो यात्री होते हैं उनके पास जरूरी कागजात नहीं होते या कुछ और वजह भी इसमें सामने आई है? जी, जनरली क्या होता है कि ट्रैफिक एक ऐसा जोन है जहां पे आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं कि आप अनुसरण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी पुलिस आर्बिट्रेरली, जो ट्रैफिक पुलिस है वो आर्बिट्रेरली आपके खिलाफ आपसे पैसे वसूलने के लिए या जबरदस्ती का चालान या गाड़ी जब्त कर लेंगे या फिर गाड़ी से चाबी निकाल लेंगे, साइड में खड़ी करवा देंगे, तब भी आपको ये चीजों को फेस करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके विरुद्ध यूज ऑफ फोर्स हो रहा है और आपके राइट्स यहाँ पे उल्लंघन हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप कुछ चीजें कर सकते हैं। आप सबसे पहले स्टेट ट्रैफिक पुलिस की जो वेबसाइट, आप जिस भी राज्य में रहते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट में जा करके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ में जिन्होंने आपको रोका है। आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीजें हैं, फिर भी आपको अगर रोका गया है, अपने नियमों का पालन किया फिर भी रोका गया है, तो आप उनके खिलाफ में कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। सेकेंडली, लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के भी इस बात की सूचना आप दे सकते हैं कि आपके द्वारा अनुपालन किया जा रहा था बट स्टिल आपको रोका गया, आपसे जबरदस्ती पैसे वसूलने का प्रयास किया गया या जो भी आपके साथ हुआ है वो आप अपनी जो ग्रीवांसेस है वो आप पुलिस स्टेशन में जाकर के बता सकते हैं।
साथ ही साथ आप हायर अथॉरिटीज को, अगर पुलिस अथॉरिटीज वहां कार्य नहीं कर रही है तो आप हायर अथॉरिटीज को, उनके सुपीरियर्स को, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे खिलाफ ये चीजें की गई हैं। तो आप हायर अथॉरिटीज को भी कंप्लेन लॉन्च कर दे। साथ ही साथ आपके मानव अधिकार का भी उल्लंघन होता है तो ह्यूमन राइट कमीशन में भी जाकर के आप इस बात की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें भी कार्रवाई मोस्ट प्रोबेबली हमने जितना देखा है कि कार्रवाई इसमें होती है, रेफर किया जाता है, डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है और उस अधिकारी के खिलाफ प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर के भी आप कंप्लेन लॉन्च करें। साथ ही साथ सोशल मीडिया तो है ही हमारा, अगर आप ये सारी चीजें हो रही हैं आप विथ प्रूफ सोशल मीडिया में ये चीजें बताएं, ताकि अगर आपको रिड्रेसल मिल रहा है तो अन्य व्यक्ति जिनके खिलाफ में अगर पुलिस द्वारा ये चीजें की जा रही है तो उनको भी सोल्यूशन मिले। जी अमित। बिल्कुल, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जानकारी के अभाव या फिर डर की वजह से हम कदम नहीं उठा पाते, लेकिन नैतिक दायित्व तो हमारा यही होता है कि हम यातायात नियमों को खुद पहले पालन करें और उसके बाद यदि आपके साथ आपको लगता है कि फिर भी कुछ गलत हो रहा है तो आप बिल्कुल अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन एक विधिवत प्रक्रिया का पालन आपको करना होगा। बिल्कुल। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने चर्चा की यातायात नियमों को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कानून मोटर वाहन अधिनियम 1988 पर। हमने जाना कि किस तरह से इस कानून का पालन करना सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अपेक्षित नहीं बल्कि अनिवार्य है, और इस विषय पर हमें हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने विस्तार से जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर हमें आकर इस जरूरी जानकारी को देने के लिए। इसी के साथ लीगल लिटरेसी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।